बहुत सी लोगों का सवाल होता है कि क्या मैं अपनी डायबिटीज़ रिवर्स कर सकता हूँ। तो मिस्टर लोकेंद्र तोमर ने इस वीडियो में यही बताया है कि क्या डायबिटीज़ रिवर्सिबल है, और इस बात पे चर्चा की है कि अगर डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है तो इसका क्या कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड है, और दुनिया में ऐसी कौन कौन सी साइंटिफिक स्टडीज़ है जो ये मानती है कि डायबिटीज़ रिवर्सिबल है। जानने के लिए ये पूरा वीडियो अभी देखें। आज हम ये देखना चाहते हैं कि डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक की जर्नी क्या पॉसिबल है। तो जी हाँ, ये पॉसिबल है। डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक की जर्नी पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। और कौन कहता है कि ये पॉसिबल है? तो ये दुनिया भर की जो बड़ी बड़ी साइंटिफिक कम्युनिटी हैं वो कहती हैं कि डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक बनना पॉसिबल है। ये पैरामीटर्स आप अचीव कर सकते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है? सबसे बड़ी अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज यूके, एंडोक्राइन सोसाइटी। ये वो सब बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि एक आदमी डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक पैरामीटर में जा सकता है। ये पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ, हम भी थोड़ी इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं। जब हम डायबिटीज की हिस्ट्री समझेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा पहचानना कि क्या डायबिटिक टू नॉन डायबिटिक की जो जर्नी है वो ट्रेवल की जा सकती है। अगर हम पुराना इतिहास देखने की कोशिश करें, 3000 साल पहले पहला केस हमें पता लगा था कि डायबिटीज है। और अगर हम और थोड़ा हिस्ट्री को पीछे से देखें तो 6000 साल पहले लगभग खेती करना शुरू किया था। उससे पहले आदमी जंगल में रहता था, खेती नहीं करता था। तो खेती करने के 3000 साल बाद डायबिटीज पैदा हुई। और जब डायबिटीज पैदा हुई तो केस कैसा आता था? पहला केस कैसा होता था कि डायबिटिक पेशेंट की एक आदमी है जो बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा पानी पीता है, दिन भर यूरिनेशन होता रहता है, सडनली वेट लॉस होता है और 3-4 महीने में डेथ हो जाती है। तो लोगों ने कहा यार ये तो कुछ भगवान का अभिशाप है। और लोगों ने ये कहा कि इसकी बॉडी अंदर से मेल्ट हो रही है, पिघल के यूरिन के रास्ते बॉडी बाहर जा रही है, क्योंकि श्रिंक हो रहा था ना आदमी, वजन घटता घटता हड्डी हड्डी रह जाता था और फिर डेथ हो जाती थी। तो उन्होंने कहा कि अंदर के ऑर्गन है मेल्ट हो रहे हैं और वो बॉडी से बाहर जा रहे हैं। पहले तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम क्या है। तो लोगों को ये लगा किडनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि किडनी के रास्ते पूरी की पूरी बॉडी पिघल के बाहर जा रही है। कुछ लोगों को लगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, क्योंकि आदमी बहुत सारा खाना खा रहा है और फिर भी भूख लगी जा रही है और फिर भी उसका वजन घटे जा रहा है, इतना खाने के बाद भी वजन घट रहा है। तो लोगों को लगा कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों को लगा कि ये ब्रेन की प्रॉब्लम है। ऐसे कुछ पता नहीं था, हर आदमी अपना तुक्का मार रहा था, अपनी हाइपोथेसिस दिए जा रहा था कि डायबिटीज क्यों होती है। जब इस पे डिस्कवरीज हुई तो 1850 में हमें पहली बार पता चला कि जो डायबिटिक पेशेंट है, जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, उसके यूरिन में शुगर ज्यादा होता है। तो अगर आप देखें कि ये कहीं जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी है, तो डायबिटीज की इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हमारी शुरू कब हुई? 1850 के आसपास। फिर ये हमें पता लगा कि यूरिन में शुगर ज्यादा होता है डायबिटिक पेशेंट के। और फिर इसके 50 साल बाद आप साइंटिफिक डिस्कवरी देखेंगे तो ऐसे नहीं होता कि हर साल साइंटिफिक डिस्कवरी हो रही है। तो 1850 से 1913 में आ गए हम। 50-60 साल बाद जो ब्लड में ग्लूकोज नापने की टेक्निक आई, तो 50-60 साल बाद पता लगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसके ब्लड में शुगर ज्यादा होता है। तो अगर आप देखेंगे तो जो तुरंत डिस्कवरी होती है इमीडिएटली मार्केट में नहीं आती। अगर आपको याद है तो 1970, 80, 90 तक भी यूरिन में शुगर टेस्ट होती थी। मतलब जो ब्लड शुगर टेस्टिंग से पहले इंडिया में भी बहुत लंबे समय तक यूरिन से शुगर टेस्ट होती रही, जबकि जो डिस्कवरी थी ब्लड ग्लूकोज नापने की वो 1913 में हो गई। तो तब हमें पता लगा कि जो डायबिटिक पेशेंट है उसके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ होता है, 1913 में। फिर उसके बाद में 1923 में ये इंसुलिन की डिस्कवरी हुई। ये नोबेल प्राइज मिला था बेंटिंग बेस्ट, जॉन मैक्लियोड, इन लोगों को। ये 4 लोग थे, इन लोगों को कंबाइंड नोबेल प्राइज उस टाइम पे दिया गया था इंसुलिन की डिस्कवरी के लिए। तो हाइपोथेसिस क्या बना था 1923 में? 100 साल पुराना जाइएगा। मैं हिस्ट्री इसलिए बता रहा हूं कि जब तक आप हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, हिस्ट्री नहीं पहचानेंगे, तो फ्यूचर क्लियर नहीं होगा। अगर हिस्ट्री क्लियर है तो फ्यूचर क्लियर है। तो 1923 में ये कहा गया, हाइपोथेसिस, कोई भी थ्योरी प्रूव करने से पहले एक हाइपोथेसिस होती है, और ये कहा गया कि ये डायबिटिक पेशेंट है, इसको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, इसके यूरिन में ज्यादा शुगर होता है, इसके ब्लड में भी ज्यादा शुगर होता है, तो इसकी बॉडी में शुगर ज्यादा है। तो ऐसे डायबिटीज की डेफिनेशन आ गई कि ब्लड में शुगर ज्यादा हो तो डायबिटिक। और फिर एक हाइपोथेसिस दी गई कि ये जो इंसुलिन का इंजेक्शन अगर लगा दें तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है।
तो वहां पे एक थ्योरी प्रूव हो गई कि डायबिटीज इंसुलिन की कमी के कारण होती है, और उसका प्रूफ ये था कि जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगा दो तो ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाता है। और ये इंसुलिन पे कैसे हुआ इसकी भी एक लंबी कहानी है कि वो जो जानवरों की पेनक्रियास थी उसको कूट के उसमें से जूस निकाला, वो जूस का इंजेक्शन जब लगाते थे तो ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, तो पता लगा इसमें कुछ ऐसा सब्सटेंस है कि जिससे ब्लड शुगर कम होता है। फिर वो आइडेंटिफाई किया इंसुलिन, तो इंसुलिन के जो आइडेंटिफिकेशन का काम था ये बेंटिंग बेस्ट इन्होंने किया था, इनको नोबेल प्राइज इस काम के लिए मिला। तो एनीवे यहाँ पे थ्योरी प्रूव हुई कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, और प्रूफ ये है कि जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हो उसे इंसुलिन का इंजेक्शन लगाओ तो ब्लड शुगर लेवल कम। ठीक है जी, तो यहाँ 1923 तक हम पहुंच गए, लेकिन 1923 में हमारे पास में ये नापने का कोई मेथड अवेलेबल नहीं था कि क्या सचमुच में बॉडी में इंसुलिन कम है, क्योंकि इंसुलिन नापने का कोई टेक्निक नहीं था 1923 में। ब्लड में शुगर नापने का टेक्निक था, ब्लड में ग्लूकोज नापने का टेक्निक था, और इंसुलिन नापने का नहीं। तो ब्लड शुगर इज नॉट द वेरी वेरी करेक्ट वर्ड, ब्लड ग्लूकोज इज द करेक्ट वर्ड, लेकिन जनरल भाषा में ब्लड ग्लूकोज ब्लड शुगर इक्विवेलेंट है, और जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए दोनों का सेम ही मीनिंग होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं साइंस में जिनका एक जैसा मतलब होता है, मतलब कहने को जो टेक्स्ट बुक में लिखा जाएगा तो आपको ब्लड ग्लूकोज लिखा हुआ मिलेगा टेक्स्ट बुक में, लेकिन जब हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे या आपस में बातचीत करेंगे तो ब्लड शुगर करके बातचीत करते हैं। एनीवे, ब्लड शुगर कॉमन लैंग्वेज है, ब्लड शुगर नापने का टेक्निक था, ब्लड में इंसुलिन नापने का टेक्निक नहीं था, तो इस पे भी डिस्कवरी हुई। अब फिर कितना लगे, 50-60 साल फिर लग गए। तो जो नेक्स्ट डिस्कवरी हुई वो 1975, 50 साल के बाद, 1923 के 50 साल बाद एक मेथड निकल के आया, जो ये रोजलिन येलो और सोलोमन बर्सन, इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया। इन्होंने ह्यूमन ब्लड में इंसुलिन कितना है ये नापने की टेक्निक निकाली। तो 50 साल निकल गए इस बात में भी, इंसुलिन की टेक्निक। यहाँ पे जो रिजल्ट आए वो चौंकाने वाले रिजल्ट थे, और वो रिजल्ट कैसे थे कि जो इंसुलिन नापने का जो मेथड था वो ये डॉक्टर जोसेफ क्राफ्ट एक लेबोरेटरी में काम करते थे, लेबोरेटरी के हेड थे। तो इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 15,000 डायबिटिक पेशेंट्स का ब्लड में इंसुलिन चेक करना शुरू किया, क्योंकि वो थ्योरी को प्रूव करना चाहते थे कि इंसुलिन की कमी से ब्लड शुगर बढ़ता है, इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है। तो इन्होंने लोगों का टेस्टिंग किया और बताया ये तो भैया इंसुलिन तो कम है ही नहीं, इनफैक्ट इनका तो इंसुलिन ज्यादा है जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ। तो ये बड़ी समस्या हो गई। तो अब साइंटिफिक कम्युनिटी में तो हलचल मच गई कि यार 50 साल से तो हम ये कह रहे हैं कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज होती है, और डायबिटिक पेशेंट का इंसुलिन नापा तो इंसुलिन कम नहीं है, तो अब क्या करें। तो वहां पे फिर ये हुआ कि एक काम करते हैं यार, 2 टाइप की डायबिटीज बना देते हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज जहां इंसुलिन की कमी होती है, और एक टाइप 2 डायबिटीज जहां इंसुलिन की कमी नहीं होती है पर ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है। अब इंसुलिन की कमी नहीं है फिर भी ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ, तो क्या है वो समझ में नहीं आया। तो साइंटिफिक डिस्कवरीज चल रही थी, साइड बाय साइड सब साइंटिफिक डिस्कवरीज इसमें हो रही थी। तो यहाँ 1985 से ये समझ में आने लगा कि इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं है, और अब जब इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं है तो इसका मतलब डायबिटीज एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंसुलिन की कमी बीटा सेल्स हमारी पेनक्रियाज में नहीं बना रही है, दैट वाज अ परमानेंट प्रॉब्लम। लेकिन अगर इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं है, इसका मतलब डायबिटीज जो है टेम्परेरी प्रॉब्लम है। तो मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि जो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज नहीं होती, जब ये पता लगा तो कौन वो आदमी था जिसने पहली बार ये कहा कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। तो मैं इसमें एक बुक ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि किसने सबसे पहला बुक लिखा, तो मुझे मिला इंटरनेट पे बुक 1987 का रिवर्सिंग डायबिटीज, जूलियन विटेकर। तो आप देखिए रिवर्सल ऑफ डायबिटीज का कॉन्सेप्ट 1987 में आ गया था, 1990 से पहले। तो कॉन्सेप्ट एकदम नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। डायबिटीज रिवर्सल का कॉन्सेप्ट 1987 की मुझे किताब मिली, और फिर उसके बाद में फिर इसका एक्सप्लेनेशन आया 1989 में। डॉक्टर जेराल्ड रिवन ने इंसुलिन रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया, और इंसुलिन रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में डॉक्टर जेराल्ड रिवन ने हमें ये बताया कि इंसुलिन एक ग्रोथ हार्मोन है, और ज्यादा इंसुलिन के कारण ब्लड शुगर बढ़ता है, ज्यादा इंसुलिन के कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, वजन बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, इंसुलिन की कमी नहीं है। तो ये जब लोगों को पता चला तो इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम एक नया वर्ड आया।
अब एक वर्ड पे तो साइंस जो है हमें चलती नहीं, वो 2-3 वर्ड आ जाते हैं कई बार। तो फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं, इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम सही वर्ड नहीं है, इसका नाम मेटाबॉलिक सिंड्रोम होना चाहिए। तो किताबों में मेटाबॉलिक सिंड्रोम लिखा जाने लगा, कुछ जगह इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम लिखा जाने लगा। तो जब आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कि इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, तो दोनों सिनोनिम ही चलते हैं। लेकिन ये प्रूव हो गया, अब ये 1990 आ गया। आप देखिए कहां 1850 में पहली बार यूरिन में शुगर नापना सीखा था, 1923 में पहली बार इंसुलिन का पता चला था, वो उसको प्यूरिफाई किया था, और उसके बाद में 1975 में आगे पता चला कि इंसुलिन की कमी तो है ही नहीं डायबिटिक पेशेंट। और 1990 में हमें ये पता चला कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम है, इंसुलिन की कमी नहीं है, इंसुलिन बहुत है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है। तो यहां से जो रिवर्सिंग डायबिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रांग होने लगा, और ये भी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, इस पे आवाजें उठने लगी साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर। तब वहां से हमें डॉक्टर जिराल्ड रीवन का जो पेपर पब्लिश हुआ था इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर, ये इनकी बुक भी है सिंड्रोम एक्स, अच्छा सिंड्रोम एक्स भी इसका नाम था, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, सिंड्रोम एक्स, ऐसे ये 2-3 नाम से इसको जाना जाता है। तो वहां पे इन्होंने बताया कि हार्ट डिसीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओबेसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहां से एक साइंटिफिक कम्युनिटी में कॉन्फिडेंस आने लगा, और जो वर्डिक्ट आया वो ये आया कि टाइप 2 डायबिटीज इज नॉट कॉज्ड बाय इंसुलिन डेफिशिएंसी बट इट इज कॉज्ड बाय एक्सेस इंसुलिन, जिसको इंसुलिन रेजिस्टेंस का नाम दिया गया। इंसुलिन रेजिस्टेंस इज ए रिवर्सिबल कंडीशन, हेंस डायबिटीज इज रिवर्सिबल। तो 1990 में ये तो क्लियर हो गया था कि डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, डायबिटीज रिवर्सेबल कंडीशन है। और सिर्फ डायबिटीज ही नहीं, ओबेसिटी इज रिवर्सेबल, और उन्होंने कहा कि कोलेस्ट्रॉल इज रिवर्सेबल, और टू ए लॉट ऑफ एक्सटेंट जो आपकी हार्ट डिसीजेज हैं, बहुत सारे डिसीजेज वो भी रिवर्स हो सकते हैं, स्पेशली ब्लड प्रेशर, जैसे बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कहा गया जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम से रिलेटेड है, वो रिवर्सेबल है, वो रिवर्स हो सकती है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया 1990 में। और फिर ये कहा गया कि अगर ये डायबिटीज नहीं है तो क्या है, तो द रियल नेम ऑफ डायबिटीज, द टाइप 2 डायबिटीज जिसको हम कह रहे हैं, द रियल नेम इज ग्लूकोज इंटॉलरेंस। जैसे आपने फूड इंटॉलरेंस सुना है ना, ऐसे ही ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। मैं तो कहूंगा कि नाम ही गलत है, डायबिटीज सिर्फ उसको कहना चाहिए जिसका टाइप 1 डायबिटीज है। लेकिन डायबिटीज की अभी डेफिनेशन ये है कि जिसका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है उसको डायबिटीज कहेंगे, चाहे वो किसी भी कारण से बढ़ा हुआ हो। तो मैं कहता हूं कि डायबिटीज सिर्फ नाम टाइप 1 डायबिटीज का होना चाहिए, जिसके अभी सिर्फ 10% केसेस हैं। जो टाइप 2 डायबिटीज है इसका नाम बदल के ग्लूकोज इंटॉलरेंस कर देना चाहिए। अब कैसे? ये फूड इंटॉलरेंस टाइप की एक चीज हुई। इसका मतलब जब हम डाइट में ग्लूकोज खाते हैं तो वो ग्लूकोज हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, यूज नहीं कर पा रही है, तो हमारे ब्लड में घूमता रहता है, तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है। आप सोचिए कि अगर किसी को ग्लूटेन इंटॉलरेंस है, आपको पता होगा ना वर्ड ग्लूटेन इंटॉलरेंस सुना होगा, तो जब ग्लूटेन इंटॉलरेंस होगा तो आप क्या करेंगे? ग्लूटेन नहीं खाएंगे। भाई किसी को अंडा खाने से एलर्जी है तो क्या करता है? अंडा खाना बंद कर देता है। किसी को दूध पीने से एलर्जी है तो वो क्या करता है? दूध पीना बंद कर देता है। किसी को मूंगफली खाने से एलर्जी है तो मूंगफली खाना बंद कर देता है। और किसी को ग्लूकोज से एलर्जी है तो ग्लूकोज खाना बंद कर दे। इसमें बीमारी कहां से आ गई? तो अब ये ग्लूकोज इंटॉलरेंस है, और ग्लूकोज इंटॉलरेंस मतलब कि अगर आप ग्लूकोज खाना बंद कर दो ग्लूकोज इंटॉलरेंस चली जाएगी। तो सेम इज द ब्लड शुगर लेवल। हम जो खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज होता है, और वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाता है और वो ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाता है। तो ये जो ब्लड ग्लूकोज जो बढ़ रहा है यही तो डायबिटीज है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इट्स नॉट डायबिटीज। और ग्लूकोज इंटॉलरेंस मतलब खाने में ग्लूकोज ज्यादा है, हमें खाने में ग्लूकोज कम करना है। खाने में ग्लूकोज कम करेंगे, ब्लड में ग्लूकोज कम हो जाएगा, चीजें अपने आप नॉर्मल होंगे। फिर छोटी मोटी इधर उधर की चीजें और हैं वो थोड़ा सा कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ग्लूकोज इंटॉलरेंस, दैट्स द कीवर्ड। तो डायबिटीज रिवर्सेबल है, साइंटिफिक कम्युनिटी ने माना है। इसका एक स्टेप बाय स्टेप मेथड है। तो जब आप डायबेक्सी से जुड़ते हैं तो आप ये मेथड सीखते हैं और आपको इसमें कॉन्फिडेंस भी नजर आता है। क्योंकि अभी जो आदत है थोड़ी थोड़ी देर में कुछ भी खाते रहने की, तो ये जो आदत है ये गड़बड़ है। इस आदत से हमें दूर जाना है, और एक दिन में 4 से ज्यादा, मैक्सिमम 4 से ज्यादा एपिसोड ऑफ ईटिंग नहीं। लो कार्बोहाइड्रेट वाला डाइट, ओहो ये तो हाई प्रोटीन है। अरे हाई प्रोटीन अपने आप थोड़ी हो जाएगा भाई, प्रोटीन खाओगे तभी तो होगा। तो इन पैरामीटर्स के बीच में जब आप अपना डाइट प्लान बनाएंगे तो उससे आपका जो EGL जब कंट्रोल होगा तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है
वो कंट्रोल होने लगेगा।